जातीचीच 10 लाख लोक नागपुरात आहेत. विचार करा. आणि त्या RSSच्या हेडक्वार्टरच्या आसपास आहे. बरोबर आहे की नाही? जर मी ठरवलं घेता रिअल सांगतो, एकदम 200% गोष्ट सांगतो, तो ये उनको मालूम है, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता. तो उनको ये मालूम है कि वामन मेश्राम दूसरे दलित पैंथर या RPI लोगों की तरह मुंह से भाप नहीं निकालता. तो संगठित शक्ति है. तो मैं संगठित शक्ति के बल पर बोलता हूं. इसके लिए मैंने 47 साल लगाया. सैंपल के तौर पर बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों की सरकार गिराने का ही काम नहीं कर रही है, हमारे संगठन को भी तोड़फोड़ करने का काम कर रही है. इसका मतलब 2024 के चुनाव में हमारी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसी जानकारी उनके पास में है. इस वजह से मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि अब हमारी इग्नोर करने वाली ताकत नहीं है. ये 2029 तक SC ST OBC के जो जातियां है 6247, इस सारे जाति के लोगों को देशव्यापी मालूम हो जाएगा. अखबार वाले खबर छापे कि ना छापे, सबको मालूम हो जाएगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं. जब उनको मालूम हो जाएगा तो हमारे आंदोलन से दूर नहीं रहेंगे. जागरण और प्रबोधन करने वाला संगठन नहीं है. बामसेफ केवल जागरण और प्रबोधन करने वाला संगठन नहीं है. तो जिस मकसद के लिए जागरण और प्रबोधन किया जा रहा है, उस मकसद को हासिल करने के लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो सारा काम बामसेफ के लोग करते हैं और उसको ये करना चाहिए. तो अभी आप लोगों ने सुना 1,44,146 इतने रुपए का निधि जो है वो बताया गया कि जन आंदोलन निधि के तौर पर दिया गया है, यानी जन आंदोलन करने के लिए निधि दिया गया है. तो बामसेफ जो है ये केवल जागरण और प्रबोधन करने वाला संगठन नहीं है. तो जिस मकसद के लिए जागरण और प्रबोधन किया जा रहा है वो मकसद हासिल करने के लिए जो भी जरूरी काम है, अपनी कानूनी बाध्यताओं और बंधनों को ध्यान में रखते हुए और उन मर्यादाओं का पालन करते हुए वो सारा काम किया जाएगा नहीं, बल्कि आज तक ये बामसेफ कर रहा है, मगर मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ही कर रहा है. पहली बात तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि OBC के संबंध में अभी पहला सत्र है, तो इस संबंध में 2-3 बातें समझना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग मुझे ये सलाह देते हैं कि अब जागरण बहुत हो गया है, अभी ये बंद करके अब ठोकण्यासाठी आता आपण मैदानात उतरलं पाहिजे. ये जो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो तरीका है या सोचने का तरीका है ये कोई बहुत ज़्यादा समझदारी का तरीका है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हमारे प्रभाव क्षेत्र के बाहर है, तो वहाँ तक ये विचारधारा पहुँचानी होगी. ये लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, क्या इसके बारे में लड़ने वाले लोगों ने इसके बात के बारे में सोचा कि जो लोकतंत्र में लोग सत्ता पर काबिज होते हैं, वो काबिज होने वाले लोग उसके पहले जनमत बनाने का काम करते हैं. ये कितने लोगों को समझ में आता है? जितने हमारे, मैं तो ये रिपब्लिकन पार्टी के बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद
रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता लोग रहे हैं, मुझे एक भी आदमी रिपब्लिकन पार्टी में ऐसा नजर नहीं आता जिनको जनमत नाम का कोई कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी में, ये भी मालूम है कि नहीं। मैं इसके बारे में डाउटफुल हूं माने साहब कि डेमोक्रेसी में सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए आपको जनमत बनाना पड़ता है और जनसत्ता उसके बाद मिलती है। जनमत बनाना ये एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं में मैंने नहीं देखा कि वो जनमत बनाने का हुनर जानते हैं। दलित पैंथर का तो सवाल ही नहीं, तो ठोकने वाला मामला है, तो जनमत का सवाल ही नहीं, उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। मगर जो लोग हमारे लोगों को वोट का अधिकार संविधान के द्वारा मिला, उस वोट का उपयोग सत्ता में हासिल करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं, क्या उन लोगों को पता है कि जनमत बनाए बगैर वोट का उपयोग और प्रयोग बैलेट बॉक्स तक नहीं पहुंचता है? कितने हमारे लोगों को या नेताओं को यह पता है कि जनमत बनाने का हुनर क्या है? मुझे तो नहीं लगता इसके बारे में हमारे नेता लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है। जनमत बनाने का जो हुनर है उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हिंसा से जनमत नहीं बनता। जो जनमत बनाना नहीं चाहते हैं वो हिंसा का सहारा लेते हैं। ये फंडामेंटल बात आपको बताता हूं। जो जनमत बनाना नहीं चाहते हैं वो हिंसा का सहारा लेते हैं। जो हिंसा का सहारा लिए बगैर जनता को अपने समर्थन में खड़े करना चाहते हैं, उनके पास केवल मात्र जनमत बनाने का एकमात्र तरीका है। जनमत बनाने में मास मीडिया लोकतंत्र में सबसे बड़ा जरिया है, जो हमारे समर्थन में नहीं। अगर वो हमारे समर्थन में नहीं है तो फिर जनमत बनाने का हमारे पास क्या रास्ता है? जन आंदोलन जनमत बनाने का बड़ा जरिया है। आजादी के आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के द्वारा चलाया हुआ जन आंदोलन उसकी वजह। केजरीवाल अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गए तो वो जो आंदोलन दिल्ली में चला उसकी वजह से मुख्यमंत्री बन गए। आसाम में प्रफुल्ल कुमार मोहंता जो स्टूडेंट था और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, उसने आंदोलन किया और आंदोलन से जो जनमत बना उसकी वजह से वो वहां का मुख्यमंत्री बना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मेरे जानकारी में हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं, जो फुले शाह आंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, उनके पास जनमत बनाने का कोई हुनर है ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। किसी के पास है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किसी के पास जनमत बनाने का हुनर है। जो आदमी जनमत बनाने का हुनर नहीं जानता है, यदि नहीं जानता है तो वो लोगों को वोट में तब्दील नहीं कर सकता, वोट को रूपांतरित नहीं कर सकता। ये बात मैं आप लोगों को मौलिक तौर पर समझाना चाहता हूं। ये जो हमारे लोग हैं, ये मामसेव के लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, तो बहुत सारी मर्यादाओं के बावजूद ये बहुत सारा काम करने लायक है। बहुत सारी मर्यादाओं के बावजूद बहुत सारा काम करने लायक है। इनकी बहुत सारी प्रासंगिकता है जिसका हम लोग आंदोलन के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसे मामसेव संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला है नेटवर्क। 2400 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के जाति के कार्यकर्ता हमारे संगठन के साथ काम करते हैं। टोटल 6247 जाति के लोग हैं SC ST OBC के। 1703 शेड्यूल कास्ट है, 801 आदिवासी के टुकड़े हैं, 3743 OBC के हैं। तीनों को मिलाकर 6247 टुकड़े हैं।
इसमें से 2400 से ज्यादा जाति के कार्यकर्ता शेड्यूल कास्ट के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमिडिक ट्राइब के। अनिल माने को जानते हो आप? ये नॉमिडिक ट्राइब है, ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया की जिम्मेदारी है। प्रेम कुमार गेडाम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो ऑल इंडिया में काम कर रहा है, अभी झारखंड में। वो चंद्रपुर जिले के देहाती आदिवासी इलाके का रहने वाला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि तमाम प्रकार के लोग, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमिडिक ट्राइब के, एमबीसी के, ओबीसी के, जो 6 प्रकार के धर्म हैं जो समानता को मानते हैं, वो सारे धर्म के कार्यकर्ता भी है। बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ईसाई, लिंगायत, क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के कार्यकर्ता हमारे साथ काम कर रहे हैं। केवल काम नहीं कर रहे, इकट्ठा करके देते हैं। जब तक माने साहब कोई इकट्ठा करके नहीं देता है तब तक नहीं माना जा सकता कि वो कार्यकर्ता है। अपने जेब का देता है तब भी नहीं माना जा सकता कि कार्यकर्ता। जब तक वो 10 आदमी के पास जाकर और 10 आदमी की 2 गालियां सुने बगैर पैसा देगा और गालियां नहीं देगा, ऐसे कैसे संभव है? हमारे लोगों को मराठी में टक्के टोंपे बोलते ना, वो टक्के टोंपे खाने के बाद ही पैसा मिलता है, तो तभी वो कार्यकर्ता बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि बामसेफ जो है ये इतने बड़े पैमाने पर, इतने विशाल नेटवर्क में ये फैला हुआ संगठन है। मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, अभी मेरी 65 साल की उम्र है। 21 नवंबर को 65 साल पूरे हो जाएंगे। तो 65 साल का मतलब है रिटायर्ड आदमी। 58 साल में राज्य सरकार में रिटायर्ड हो जाता है। तो मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूं, टायर्ड भी नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं 65 साल का हूं। अंदर से लगना भी तो चाहिए। मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं 65 साल का हो गया हूं। और मैं पहले जितना भागदौड़ करता था जवानी में, उतना ही कर रहा हूं। कल बंगाल में था, बंगाल का है मालूम है ना? बंगाल है अभी इधर हो, रात में 11 बजे आया बंगाल में, और सवेरे 8 साढ़े 8 बजे यहां आया, और सवेरे 6 बजे की फ्लाइट है कल। मैं इस हिसाब से 47 साल लगाकर ये नेटवर्क खड़ा किया, इतना बड़ा विशाल। तो ये जो नेटवर्क खड़ा किया गया है, इसके द्वारा हम लोग आने वाले समय में, मेरा ऐसा मानना है कि 2029 तक इस देश में विशाल जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इस जन आंदोलन में यहां बैठा हुआ कोई आदमी जो कर्मचारी है वो उसमें शामिल नहीं रहेगा। जन आंदोलन में जो कर्मचारी नहीं है, क्योंकि आपने कुछ कहा कर्मचारी की नहीं, आप ये कर सकते हैं, दूसरे भी करने के लिए तैयारी चल रही है। माने साहब वो जानकारी आपको मिली नहीं अभी, हो सकता है हमारे लोगों ने छुपा के रखी हो आपसे। मैं तो उनको बोलता हूं सबको बताओ। तो ये हमने भारत मुक्ति मोर्चा आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है, और बहुजन क्रांति मोर्चा ये हमारे समाज के, शेड्यूल कास्ट के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमिडिक ट्राइब के, एमबीसी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोगों का जो संगठन है, ये तमाम प्रकार के हमारे पास संगठन हैं, इनके सारे संगठन हैं। तो ये सारे संगठन जो आज हम लोग चला रहे हैं, इसमें आंदोलन करने के लिए ये सारे लोग जो है, उसके लिए ये भारत मुक्ति मोर्चा संगठन बनाया। मगर हमारे संगठित क्षेत्र के बाहर जो हमारे समाज के लोग हैं, जो एक गली में संगठन बनाता है, गली में संगठन बना रहा है हमारा आदमी, और उसको एक मालूम हो गया कि वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मुझे भी गली में भी संगठन बनाऊंगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसको पूछो कि देश में, राष्ट्र में कितने स्टेट है, कहा पता नहीं है। वो गली में ही संगठन बनाता है। कौन है?
राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो अपने शहर के दूसरे मोहल्ले की भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर कौन है सुकुमार? राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्यों उसको, क्यों वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं क्यों नहीं हो सकता? अब लोकतंत्र है, इसमें क्या किसको रुकावट थोड़ी हो सकता है। मगर ऐसे बहुत तमाम संगठन हैं भारत मुक्ति मोर्चा के बाहर समाज के, उनके लिए एक मंच बनाया। क्या बनाया? बहुजन क्रांति मोर्चा एक मंच है। तुम छोटे छोटे संगठन बनाकर कोई उद्देश्य हल नहीं कर सकते हो। एक काम कर सकते हो, वो समाज का विघटन। ब्राह्मणों ने जातियां बनाकर समाज का विघटन किया, आप संगठन बनाकर विघटन कर सकते हो। तो इसके लिए रास्ता हमने निकाला। ये बहुजन क्रांति मोर्चा इसके लिए मंच है। वो अपना झंडा, डंडा, एजेंडा बरकरार रखकर इस मंच में सदस्य बन सकता है। बहुजन क्रांति मोर्चा में इंडिविजुअल सदस्य नहीं बन सकता। इंडिविजुअल भारत मुक्ति मोर्चा में सदस्य बन सकता है। बहुजन क्रांति मोर्चा का सदस्य केवल संगठन का ही कार्यकर्ता बन सकता है और संगठन का अध्यक्ष ही बन सकता है, क्योंकि ये मंच संगठनाओं को इकट्ठा करने के लिए बनाया है। तो ये क्यों बनाया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, या तमाम आप लोगों को, हमारे वक्ता लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हम लोग संगठित शक्ति बनाना चाहते हैं। आज हमारे पास जो भी संगठित शक्ति है, इस वजह से हमारे पास जो संगठित शक्ति है, उत्तर प्रदेश में या जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां जाकर मैं वही बोलकर आता हूं। आप सुनते भी हो तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपको डर नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डरने वाली सरकार बीजेपी की है, आरएसएस के लोगों की है, तो इसलिए डर नहीं लगता। या वो लोग जो मेरे साथ घात-पात कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, उन लोगों को भी मेरा डर लगता है। क्यों? ये बहुत खास बात है, मजाक की बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत खास बात समझा रहा हूं। वो ये है, संगठित शक्ति की वजह से उनको डर लगता है। जितनी हमारी संगठित शक्ति है अभी, और हमारी कितनी संगठित शक्ति है, ये देखो, 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा हम लेके जा रहे। ये माने साहब बोल रहे थे मैं भी आऊंगा, ये प्रिंटेड दिया मैंने, डॉक्यूमेंट दिया, वो घोषित करो बोले थे, ये ले लो, ये प्रिंटेड है। यहां गट्ठे आए हैं, आप लोगों को देने के लिए आए हैं गट्ठे। ये सारे देश भर में तैयारी शुरू हो गई है, सारे देश भर से आएंगे। हे वाकुळकर साहेब जे आहेत, हे नागपूरहून आले, त्यांना माझ्या जातीचीच 10 लाख लोक नागपुरात आहेत, विचार कर। आणि त्या आरएसएसच्या हेडक्वार्टरच्या आसपास आहेत, बरोबर आहे की नाही? जर मी ठरवलं घेरतात, रिअल सांगतोय, एकदम 200% गोष्ट सांगतोय, तो ये उनको मालूम है, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता। तो उनको ये मालूम है कि वामन मेश्राम दूसरे दलित पैंथर या आरपीआई लोगों की तरह मुंह से भाप नहीं निकालता, उसके पास संगठित शक्ति है। तो मैं संगठित शक्ति के बल पर बोलता हूं, जिसके लिए मैंने 47 साल लगाया। उस संगठित शक्ति की वजह से अभी ये आप देख रहे हैं माने साहब, ये हॉल भरा है, ऊपर भी है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, देखो। अरे तुम ऊपर क्यों, नीचे क्यों नहीं? कहा बैठने की जगह ही नहीं, इसलिए दूसरा हॉल बना है। तो आपको ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये सारे देश भर में। अभी बंगाल से आया मैं, तो बंगाल में भी यही व्यवस्था, वहां भी बैठने के लिए जगह न कम पड़ी। क्यों कम पड़ी? बैनर्जी नाम का जो ब्राह्मण है, बड़ा हॉल था, कैंसिल कर दिया, बैनर्जी ने कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा ऐसा ऐसा कि हमें क्या शॉर्ट नोटिस में दूसरा हॉल बुक करो। बोले छोटा है, जैसा है करो,
होना चाहिए। उनका मकसद था आपका कार्यक्रम होने नहीं देना है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये वामन मेश्राम की फौज है, ये हर हालत में तैयारी करके करती है। तो छोटा हो कोई बात नहीं, तो छोटा हॉल बुक किया। तो जितने हॉल में थे उससे 2 गुना ज्यादा लोग जो है बाहर खड़े थे। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया और उनको कहा मेरे पास भेजो, और वो बैनर्जी को 72 घंटे में नोटिस चली जाएगी एट्रोसिटी की। तब साले को दादा वहाँ दाल आटे का भाव पता चलेगा कि वामन मेश्राम के मौलिक अधिकार का उल्लंघन एट्रोसिटी के दायरे में आता है। बैनर्जी को तब पता चलेगा। अगर वो ममता बनर्जी की मदद से कर रहा है तो हाई कोर्ट से नोटिस लाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे जीतना है वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं जीत चुका हूं। तो मैं आपको संगठित शक्ति के बारे में बता रहा हूं, बहुत खास बात जो हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो लोग, जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि दंडुके से ज्योतिराव फुले कहते कि वो डरते हैं, तो संगठित शक्ति दंडुके से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। मैं उसकी बात आप लोगों को खास तौर पर समझा रहा हूं, और इसलिए हम लोगों को संगठित शक्ति के रेफरेंस में बातों को सही तरीके से समझना होगा। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो जानकारी हमारे लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे आपको याद होगा 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर हासिल किया था। आप सोचते होंगे अरे ओबीसी के विषय पर बात कर रहे हैं आप, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है, इसमें कहाँ मतलब आया? वही समझा रहा हूं। तो कैसे हमारे लोगों को जो चीजें समझ में नहीं आती वो चीजें मुझे समझ में आती है। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया तो उस समय ओबीसी के लोग इसके विरोध में, सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में गांधी जी का साथ दे रहे थे। माने साहब बहुत खास बात समझा रहा हूं तमाम, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं और ये सारा रिकॉर्डिंग पर हो रहा है। एससी एसटी के सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? तो अछूतों को अछूतों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। अछूतों का प्रतिनिधि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को चुनने का अधिकार नहीं होगा। जो बहुत सारे लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी मालूम नहीं है, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग बोलते हैं उनको भी मालूम नहीं है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। दूसरा अर्थ, अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं होगा, क्षत्रिय को नहीं होगा, वैश्य को नहीं होगा। तो उस चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट का चुनाव क्षेत्र है तो शेड्यूल कास्ट ही चुनाव लड़ सकेगा। शेड्यूल ट्राइब का चुनाव क्षेत्र है तो शेड्यूल ट्राइब ही चुनाव लड़ सकेगा। तो शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट ही वोटर होगा, शेड्यूल ट्राइब के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब ही वोटर होगा। तो इससे क्या होता? इससे शेड्यूल कास्ट के जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, लड़ाकू प्रतिनिधि है, लड़ने वाले प्रतिनिधि है, वो चुनकर जाते। आदिवासी के भी लड़ने वाले लोग चुनकर जाते और उनकी संख्या 131 होती। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान भारत में लागू हुआ, क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जानकारी नहीं है, मैं जानकारी के तौर पर बता रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान
6 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट भाजपा में चुनकर आए। इसलिए कल परसों हमारे अंकल सोनोने पुना के, उनकी इच्छा थी कि बाबा आड़ाव और आप इकट्ठा आकर बात करो। तो मैं वहाँ बाबा आड़ाव को और दूसरे लोगों को कहा कि गांधी जी ने अगर पूना पैक्ट हमारे लोगों पर नहीं थोपा होता तो आज 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट आरएसएस की सरकार बनाने का समर्थन नहीं करते। गांधी जी ने आरएसएस के बीजेपी के 76 एमपी चुनवाने में मदद की। गांधी जी मरे मगर वो 76 में जिंदा है। आरएसएस की बीजेपी की सरकार बनाने में गांधी जी ने जो जॉइंट इलेक्टेड हमारे लोगों पर थोका, जिससे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन आ गया, हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन आज तक समझ में नहीं आया। अनपढ़ और गवार लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में नहीं आता। ऐसा मैं कहता ही नहीं हूं। मैं क्या कहता हूं? रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन पढ़े लिखे को समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कहता हूं कि अनपढ़ों को समझ में नहीं आता। मैं ये कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता। अरे ये अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का ही दिमाग था, उनको ही समझ में आता था ये बातें। कितना दिमाग! देखो बाबा साहब की उम्र कितनी थी? 27 साल। 1918 में बाबा साहब अंबेडकर ने रिटर्न मेमोरेंडम दिया और कहा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कितनी उम्र थी सुकुमार जी? 27। अभी 50 साल का पढ़े लिखे को समझ में नहीं आता। बाबा साहब अंबेडकर ये मानते थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों आज़ादी मिलेगी। आज़ादी में डेमोक्रेसी आएगी। सारी दुनिया की डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन पर खड़ी है। वो रिप्रेजेंटेशन अगर सही होगा तो डेमोक्रेसी सही होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का प्राण तत्व रिप्रेजेंटेशन है। डेमोक्रेसी का प्राण तत्व रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन सही होगा तो डेमोक्रेसी सही होगी। रिप्रेजेंटेशन ही नॉमिनेटेड है। आता नॉमिनेटेड हा इंग्रजी शब्द बाबासाहेबाचा. आता तुमच्या गावठी भाषेत सांगतो, ठेवलेला आमदार. तुम्हाला चटकन लक्ष येईल कारण तुमची देशी भाषा आहे. माने साहेब आगे लक्षात. आता आपला हा मराठी शब्द ठेवलेला आमदार, ठेवलेला खासदार. आता काय लांब सांगायची स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे? काहीच आवश्यकता नाही. एका शब्दामध्ये सर्व निपटून जाते. विश्लेषण सांगायची आवश्यकता नाही. पण नॉमिनेटेड म्हणजे काय म्हणते हो वामन मेस, आमच्या याला काय समजून न राहिलंय. ठेवलेला आमदार, ठेवलेला खासदार म्हटलं की झालं, संपलं, चायला सर्व समजलं. मग आता काय शिल्लक नाही, सर्व समजून येत आहे. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जिसको शेड्यूल कास्ट का टिकट देती है, कांग्रेस जिस शेड्यूल ट्राइब को टिकट देती है, वही एमएलए, वही एमपी बनता है, वही बीजेपी आरएसएस का एमपी बनता है और वहां चुनकर जाता है. तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग भाजपा को, आरएसएस को समर्थन कर रहे हैं. और ज़्यादातर मुसलमानों को लगता है, तो उनको ये बैकग्राउंड पता ही नहीं है. शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोग भाजपा को अगर वोट नहीं देते तो भी शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कैंडिडेट बीजेपी का चुनकर आता है. क्योंकि शेड्यूल कास्ट के वोट कितने हैं? 15%. अगर ये 15% शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया 100%, बाकी 15% मुसलमानों के छोड़ दिए जाए तो 70% उधर है, वो देते हैं. तो शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट बीजेपी का नॉन शेड्यूल कास्ट के लोग चुनकर देते. आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बीजेपी के
शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के 76 मेंबर पार्लियामेंट, वो नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब के वोटर, वो उनको चुन कर देते हैं। कितने लोगों को समझ में आता है? मुझे तो नहीं लगता हमारे लोगों को कुछ समझ में आता है। ये सारा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा हुआ है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये सब लिखा है। समस्या क्या है? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, एक तो हमारे पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में आता वो लोगों को बताते नहीं है। समस्या ही समस्या है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टेड हासिल किया था, जिससे रियल रिप्रेजेंटेशन हमारा डेवलप होता और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट से नहीं बनती। यदि सपोर्ट से बनती तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती कब की हो गई होती? काकोडकर साहब, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, ये किसी को पता ही नहीं है जो खास बात बता रहा हूं। कब की हो गई होती? क्योंकि फिर हमारे समर्थन से सरकार बनती। हुआ क्या? जब ये अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने हासिल किया था 17 अगस्त 1932 को, उस समय ओबीसी क्या कर रहे थे? गांधी जी का समर्थन कर रहे थे कि ये खत्म होना चाहिए। अब ओबीसी के लोग गांधी जी के समर्थन में खड़े, तो बाबा साहब ने ओबीसी के लोगों को बोला, अरे मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम तुम्हारा आंदोलन खड़ा करो, तुम कांग्रेस को तुम्हारे लिए सीटें मांगो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, तुम मेरा समर्थन करो। उन्होंने नहीं माना। ये रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। उन्होंने गांधी जी का समर्थन दिया। गांधी जी के समर्थन की वजह से पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 32 को, और सेकेंड इंडिया एक्ट 1935 को एक कानून बना। और ये जो 35 का सेकेंड इंडिया एक्ट कानून बना, वही कानून भारत के संविधान में 330, 332 में आज भी लागू है, जिसके द्वारा दलाल और भड़ुए लोग चुनकर जाते हैं, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। जिसको आप लोग आमदार साहेब, खासदार साहेब, म्हणजे ज्यांना तुम्ही आमदार साहेब म्हणता, ज्यांना तुम्ही खासदार साहेब म्हणता, त्याला बाबासाहेब दलालन भडवे। बाबासाहेब आंबेडकर त्यांना दलाल आणि भडवे म्हणतात, तो हमारे लोग क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे आमदार साहेब, खासदार साहेब। अबे आंबेडकर असं म्हणते, हे दलाल आहेत, भडवे आहेत। समजलं का? लिहून ठेवलेली गोष्ट समजली काय शिकले लोकांना? त्या वामन मेस्लमला कडूनच्याला काय फायदा एकट्याला? लक्षात काय सांगू बता रहा हूं आप लोगों को, क्या बता रहा हूं? पढ़े लिखे लोगों को जो 131 मेंबर पार्लियामेंट है, जिसके समर्थन के बगैर सेंटर में किसी की सरकार ही नहीं बन सकती, इनके सपोर्ट के बगैर किसी की सरकार ही नहीं बनती सेंट्रल में, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। हमारे सपोर्ट के बगैर सेंटर में किसी की सरकार नहीं बनती। और अगर ऐसा पावर हमारे पास होता तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो गई होती। तो ओबीसी के लोगों ने गांधी जी को समर्थन दिया, और समर्थन के परिणाम स्वरूप ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सेपरेट इलेक्टोरेट जॉइंट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट हो गया। ये जॉइंट इलेक्टोरेट ही नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। अभी शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटेड है। वो पहले कांग्रेस के नॉमिनेटेड होते थे, अभी वो बीजेपी के नॉमिनेटेड है। एंड दोज हु नॉमिनेट, ध्यान रखो, खास बात बता रहा हूं, एंड दोज हु नॉमिनेट, एंड दोज हु नॉमिनेट, बीजेपी ने नॉमिनेट किया, कांग्रेस ने नॉमिनेट किया, तो जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया उनके मेंबर पार्लियामेंट है। वो शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के नहीं है,
आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के MP MLA को मिलो, वो उनको पूछो, अरे आप पार्लियामेंट में हमारी आवाज क्यों नहीं बनते हो, सवाल क्यों नहीं पूछते हो? तो हमारा आदमी कहता है, क्या कहता है हमारा आदमी? तुम हमको टिकट देते हो क्या? है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का MP क्या बोलता है हमारे आदमी को? तुम हमको टिकट देते हो क्या? तो हमारा आदमी क्या बोलता है MP को? हम वोट देते ना तुमको, टिकट नहीं देते मगर वोट देते कि नहीं? तो MP क्या बोलता है? पार्टी टिकट देगा उसके बाद ही ना वोट देते हो, पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया कहां से वोट दोगे? है माने साहब समझ? कांग्रेस ने हमको टिकट ही नहीं दिया, ऑक्सीजन पर रख दिया, तो तुम ऑक्सीजन को वोट देते हो क्या? पार्टी टिकट देती है तब तुम टिकट देते हो, तो तुम्हारा नंबर दूसरे पर है। पहले नंबर पर तो पार्टी टिकट देगी तो फिर तुम वोट दोगे, पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, तुम कहां वोट दोगे? तुम उधर दोगे ना जो जिसको टिकट दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें समझा रहा हूं, बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारा MP पार्लियामेंट में बोलता नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर का तजर्बा है, उन्होंने हमारे SC ST के मेंबर पार्लियामेंट को देखा, ना बोलते हुए देखा, तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, ते फक्त जांभई देण्यासाठी तोंड उघडतात, अन्यथा तोंडच उघडत नाही. बाबासाहेब दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग. मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन, ते फक्त जांभई देण्यासाठी तोंड उघडतात, अन्यथा तोंडच उघडत नाही. माझं म्हणणं सांगतो, जांभई देणे जर नॅचरल कॉल नसता तर त्याच्यासाठी सुद्धा तरी तोंड उघडलं नसतं. ते नॅचरल कॉल आहे, त्याच्या नियंत्रणात नाही आहे, त्यामुळे तोंड उघडावं लागते. तो मैं आपको परिस्थिति जो आज हम भोग रहे हैं, समझ लो, आज भोग रहे हैं ना. कितने लोगों को पता है 76 मेंबर पार्लियामेंट, 303 में बीजेपी के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, माइनस करो, भरभरा के गिर जाएगी सरकार. तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट ने बीजेपी की सरकार बनाई है, और ये 76 जॉइंट इलेक्टेड से चुन कर गए. ये जॉइंट इलेक्टेड गांधी जी के पुणे पैक्ट ने पैदा किया. तो ये जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, इसको बनाने में मरा हुआ गांधी जिम्मेदार है. आए समझ में? गांधी अभी मरा नहीं है. माने साहब, जिस दिन सेपरेट ये जॉइंट इलेक्टेड और ये पुणे पैक्ट खत्म होगा, उस दिन गांधी खत्म होगा. अभी गांधी मरा नहीं है, गांधी अभी जिंदा है. ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता. मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, सारे लॉजिक के साथ, सारे फैक्ट के साथ बताया. तो आज मैं आपको एक और नई बात, चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं. वो ये कि केवल जातियां ही हमें विभाजित नहीं कर रही है, केवल हमारे समाज के संगठन ही हमारे लोगों को विभाजित करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुणे पैक्ट और जॉइंट इलेक्टेड भी हमारे लोगों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं. क्योंकि जब हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी वहां कैंडिडेट रहता है, शेड्यूल ट्राइब का आदमी कैंडिडेट रहता है, तो हमारा आदमी ये देखता ही नहीं साला बीजेपी का है कि कांग्रेस का है. नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट आहे, शेड्यूल ट्राइबचा आहे म्हणून वोट देते. ते बीजेपीचा आहे, कांग्रेसचं आहे, ते बघत नाही, दुसऱ्या नंबर आहे, ते पहले नंबरवर है. ये समझते? राजनीति में आप लोगों को बता रहा, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं, अरे वामन मैसाम बामसेब का गैर राजनीति का आदमी, इसको राजनीति थोड़ी समझ में आती है. हाँ, नहीं समझ में आती, मगर मैं इसलिए तो समझा रहा हूँ राजनीति. वामन मेश्राम को राजनीति समझ में नहीं आती, इसलिए राजनीति समझा रहा हूं. जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे राजनीति समझ में नहीं आती, मुझे बहुत बारीकी से आती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ आती है.
आज हम लोग एक बड़े कारण के आधार पर भी विभाजित हो रहे हैं, वो है ए पूना पैक्ट और जॉइंट इलेक्टेड। क्योंकि उस समय जब आदमी हमारा खड़ा रहता है तो हमारा आदमी उसको वोट देता है, हमको नहीं देता। ये बात हम लोगों को थोड़ा समझ में आनी चाहिए, जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो वो जनरल में कैंडिडेट जीतते थे, रिजर्वेशन में हार जाते थे। है कितने लोगों को पता? बीएसपी की सरकार थी, वो जनरल में कैंडिडेट जीतते थे और रिजर्वेशन में हार जाते थे। डाटा है सारा का सारा, चुनाव आयोग के पास सारा डाटा अवेलेबल है, आप देख लेना, पढ़ लेना। क्योंकि ये चुनाव में होता क्या है, शेड्यूल कास्ट के बीएसपी का वोट बेस कौन सा? शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट के वोट बेस से कैंडिडेट थोड़ी जीतता है। 15%, यूपी में 20%, 20% से थोड़ी कैंडिडेट जीतेगा। दूसरे लोग जब वोट देंगे तो चुनाव जीतेगा, है समझ में? तो रिजर्व सीट पर जब ये अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो दूसरे लोग वोट ही नहीं देते। जब दूसरे जनरल सीट पर बीएसपी ने ओबीसी खड़ा कर दिया तो ओबीसी के लोग वोट दे रहे, ओबीसी का है करके। शेड्यूल कास्ट के पार्टी हमारी है इसलिए वोट, तो वहां चुनाव जीत जाता है। समझ में आ रहा है? राजनीति बहुत ज़्यादा गहरी बातें है, बहुत सारी बातें हैं जो बारीकियाँ बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, जो हम जानते हैं इसको रणनीति की बातें हैं। ये कैसे करना है, क्या करना है, हम बहुत भली भाई जानते हैं, करेंगे, करके दिखाएंगे। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के चुनाव जीतने की बड़ी वजह क्या है। थोड़ा ये भी थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को, ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी, ये आना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, बीजेपी के जीतने के 4 कारण हैं। वो 4 कारण दूसरे लोग अगर खड़े करेंगे तो उनको भी सफलता मिल सकती है। एक, मोदी ओबीसी के नाम पर आरएसएस के लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो मोदी एक आरएसएस के बाहर, बीजेपी के बाहर वोट हासिल करने वाला फैक्टर है। ये जितने लोगों को समझ में आएगा उतने जल्दी राजनीति समझ में आएगी। आरएसएस के लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करते हैं, मगर ओबीसी को जब कैंडिडेट बनाते हैं तो ओबीसी का ये प्रचार जरूर करते हैं। क्यों? ओबीसी के वोटर को अपने तरफ लाने के लिए। तो 4 फैक्टर में बताओ, उसमें पहले नंबर का फैक्टर मोदी है, दूसरे नंबर का फैक्टर है भाजपा। यानी चुनाव जीतने की वजह एक मोदी है, मोदी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है बीच भाजपा से अलावा। दूसरा है भाजपा। तीसरा, मोदी के चुनाव जीतने की या इन लोगों की चुनाव जीतने की तीसरी वजह आरएसएस चुनाव में रोल प्ले करता है, तीसरी वजह। चौथी वजह है ईवीएम। 4 वजह है। भाजपा के चुनाव जीतने की एक वजह नहीं है, जबकि चुनाव जीतने में एक ही वजह होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? पॉपुलर वोट। लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है, पॉपुलर वोट के आधार पर चुनाव जीता जाना चाहिए। मगर यहां मैं जो आप लोगों को बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं कि उसके चुनाव जीतने की 4 बड़ी वजह है। मोदी इंडिपेंडेंट फैक्टर है, भाजपा संगठन है, आरएसएस तीसरा संगठन है, चौथा है ईवीएम। ये 4 फैक्टर है। ये चारों फैक्टर का अगर अपोजिशन के लोग इलाज नहीं करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत सकते। आज की खबर आप लोगों ने पढ़ी? देखो, अपडेट रहना सीखो। आज की खबर पढ़ी? आज की बड़ी पहले नंबर की खबर है, अगर आज के तारीख में चुनाव हुआ तो बीजेपी को 36% वोट पड़ेंगे और 64% बीजेपी के विरोध में पड़ेंगे। है इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है? अगर आज के तारीख में चुनाव हुआ तो भाजपा को 36% वोट पड़ेंगे और 64% भाजपा के विरोध में पड़ेंगे।
तीसरा मुद्दा, यदि 64 वाले इकट्ठा नहीं आए तो भाजपा जीतेगी। माने साहब, हम लोग 2024 के चुनाव में भाजपा को हर संभव पराजित करने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा और तमाम ऑफशूट संगठन के द्वारा हम ये काम करेंगे, मगर ये काम हम धर्मार्थ नहीं करेंगे। माने समझ आ रहे? धर्मार्थ, गधे नहीं है हम लोग। 47 साल की साली जिंदगी लगा दिया तो ये काम हम धर्मार्थ करेंगे क्या? धर्मार्थ समझ रहे हो क्या है? धर्मार्थ है चॅरिटेबल। नाही, तुम्ही बना प्रधानमंत्री, आम्ही तुम्हाला समर्थन देतो, एवढे गधी लोक नाहीत आम्ही। ये लड़ाई हमारे लोगों की हिस्सेदारी की है। हमारी अपनी जो ताकत है, मैं आपको बताता हूं। भारत के नक्शे में जरा थोड़ा सा नजर घुमाओ तो आपको ऐसा लगेगा अरे कांग्रेस कहाँ है? दूर दूर तो किसी स्टेट में कांग्रेस दिखी नहीं थी, कहीं पर भी। क्यों नहीं है? तो काशीराम जी कहा करते थे, रिकॉर्ड में क्या कहा करते थे? ये कांग्रेस को कमजोर करने का काम हमने ही किया। काशीराम जी कहते थे, उनके भाषण में मेरे पास सारे ऑडियो रिकॉर्ड है। कहा कि हमने कमजोर किया। फिर दूसरा उनका, क्योंकि उससे एक नुकसान हुआ, भाजपा आगे बढ़ गई। ये भी भाषण काशीराम जी के भाषण में कि हमने कांग्रेस को कमजोर किया, ये बड़ा काम हमने किया, ऐसा कहते थे, बड़ा काम हमने किया। मगर इससे एक नुकसान हुआ, भाजपा आगे बढ़ गई। भाजपा को आगे बढ़ाने का काम हमने नहीं किया, हमने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। भाजपा आगे बढ़ गई, अब हम आगे रणनीति बनाएंगे, भाजपा को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये बाकायदा भाषण है उनका, रिकॉर्ड में, हमारे पास रिकॉर्ड है सारा का सारा। तो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, इसलिए ये बात आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि कांग्रेस के कमज़ोर होने का बड़ा कारण क्या है। तो कांग्रेस का सामाजिक आधार तोड़ने का काम बामसेफ ने किया। कांग्रेस का सामाजिक आधार, SC ST OBC का सामाजिक आधार तोड़ने का काम बामसेफ ने किया। बामसेफ के लोगों के द्वारा यह हुआ। बामसेफ के पास वो ताकत है जिसने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया, सामाजिक आधार कमजोर करने का काम किया। ये हमारा सामाजिक आधार 2024 के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के काम में अगर जुड़ेगा तो ही अपोजिशन जीत सकती है, तो ही अपोजिशन बीजेपी के विरोध में चुनाव जीत सकती है, नहीं तो बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है, ये दोनों में हमें कोई फर्क नहीं। दोनों ब्राह्मणवादी ताकते हैं। एक खुल्लम खुल्ला बदमाशी करने वाला है, एक छुप छुप के बदमाशी करने वाला है। तो छुप छुप के करने वाला बदमाश ज़्यादा खतरनाक होता है, और खुल्लम खुल्ला वाला थोड़ा आमने सामने है। तो हमारे बहुत सारे लोगों को कांग्रेस बदमाशी का काम करती है ये मालूम ही नहीं है, बीजेपी बदमाश है ये सबको मालूम है। तो बीजेपी से एक फायदा है कि हमें ज़्यादा बीजेपी के विरोध में समझाना नहीं पड़ता। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारा समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो छुपा हुआ है। The hidden enemy is always danger than open enemy. Hidden enemy is always danger than open enemy. खुले हुए दुश्मन से छुपा हुआ दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। ये समझना हम लोगों को जरूरी है। तो जो सामाजिक शक्ति हमारे समर्थन में है, कैडर बेस है, देशव्यापी संगठन है, ये 2024 में जिसके साइड में अगर वो अपोजिशन के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं
तो हमारी ताकत बीजेपी को परास्त करने में और अपोजिशन को जितवाने में मदद कर सकती है। इसका महत्व आरएसएस को मालूम हो गया, इसका महत्व बीजेपी को मालूम हो गया, इसका महत्व सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम हो गया। और नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने बामसेफ को इसीलिए तोड़फोड़ करने के लिए आईबी को लगाया। अभी एक कार्यकर्ता सवेरे आया था, वो कह रहा था कि आईबी का मेरे पास टेलीफोन आया था, तो नरेंद्र मोदी ने आईबी को काम को लगाया कि ये तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इतना तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, उनके सपोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तोड़फोड़ करने के काम में लगाई हुई है। इतना फिर भी आसान नहीं हो रहा। फिर भी हमारे समर्थन में कितने लोग हैं और वो कितने कामयाब हो गए? 99, 100 होता है ना, परसेंटेज में 100 होता है ना, 100, तो 100 में 99 लोग हमारे समर्थन में हैं। 1% रह गया, उस 1% में 99 फिर हमारे साथ है, फिर एक रह गया, फिर उसमें से 99 हमारे साथ है। तो ये आंकड़ा होता है 99.99 फिर 0.99। ऐसा आंकड़ा लिखने का रिवाज नहीं है, 99.99 ही लिखने का रिवाज है, मगर नया तरीका बना रहा हूं मैं। हर एक का अपना अपना तरीका होना चाहिए। कि मैं बता रहा हूं आपको 99.99 और 0.99, इतना सारा हमारे साथ भी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी, आरएसएस लगाया और वो उनकी मदद कर रहे तोड़फोड़ करने वाले की। वो जो सब्जेक्ट है ना, संघटन तोडफोड करण्याचा कार्यक्रम पीएमओ स्तरावर चालविला जात आहे, यावरून षड्यंत्राची गंभीर कल्पना यावी। तो इसमें ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा, बहुत सारी लंबी सबूत हमारे पास है, तो इतना रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ। ये आया इसलिए रेफरेंस बता रहा हूँ। इतनी हमारी ताकत बीजेपी मानती है, आरएसएस मानती है, सरकार मानती है कि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में 2024 में रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए अपोजिशन पार्टी की सरकार गिराने के साथ साथ वामन मेश्राम की सरकार भी गिरानी पड़ेगी। माने साहब समझ में नहीं आया आपको? लगा वाला सरकार ही नहीं वामन मेश्राम की, वो सरकार कैसे गिरा रहे? ये बामसेफ जो है, जब मैं राष्ट्रीय अधिवेशन करता हूं ना तो कंपाउंडेड वॉल बनाता हूं, और कंपाउंडेड वॉल के बाद उस इलाके के पुलिस आते, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां है, तो मैं उनको बोलता हूं कि ये कंपाउंडेड वॉल का मेन गेट है ना, उसके बाहर आपके लिए टेंट बना रहा हूं। कहा क्यों? अंदर क्यों नहीं? कहा अंदर हमारी 5 दिन सरकार चलेगी, तुम हो बीजेपी की सरकार के पुलिस, कांग्रेस की सरकार के पुलिस, मेरे पुलिस, ये पुलिस मेरे, तो डबल पुलिस कैसे चलेगा? मेरी सरकार कम से कम 5 दिन तो चलनी चाहिए। तो बामसेफ का हमारा अधिवेशन जब 5 दिन चलेगा तो ये जो कंपाउंडेड वाल है उसमें 5 दिन मेरी सरकार चली, मेरा आदेश चलेगा। तुम अंदर रहोगे तो तुम्हारा आदेश चलाओगे। तो तुम्हारा टेंट मैंने दरवाजे के बाहर लगाया है, तुम अछूत मत मानना। तुम्हारा टेंट मैंने अलग लगाया हुआ है, बाहर लगाया है, खाना मिलेगा, चाय मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा। अरे बाहर रख के सम्मान कैसे मिलेगा? पुलिस वाला बोलता है नहीं, वो टेंट लगाकर आपकी व्यवस्था कर रहा हूं। तो मैं आपको समझा रहा हूं माने साहब कि हमारी भी 5 दिन सरकार चलती है, हर साल चलती है, तो हमारी सरकार है। ये जो सरकार है वो अलग अलग राज्यों में सरकार गिराने का काम बीजेपी कर रही है। 6300 करोड़ रुपया इसके लिए खर्चा किया, केजरीवाल ने आरोप लगाया आज के अखबार में, सरकार गिराने के लिए। हमारी सरकार को भी गिराने के लिए इन लोगों ने लोगों को लगाया हुआ है।
उन लोगों के नाम हमारे सारे कार्यकर्ता जानते हैं। ये कौन गद्दार लोग हैं। उनको हमने एक पदवी दिया है, वो गद्दार। इससे बड़ी कोई पदवी नहीं है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छोटी पदवी है, गद्दार बहुत बड़ी पदवी है। डिक्शनरी में इससे बड़ी कोई पदवी है नहीं है। तो इसलिए ये काम जो है मैं आपको तो 2029 तक इतनी बड़ी जन आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और ये संगठित शक्ति के आधार पर कर रहे हैं। पहले हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं थे। अभी हम लोग संगठित शक्ति के बल खड़ा होने की वजह से करने के लायक हो गए हैं। ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, खास तौर पर मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं। तो इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। साथियों, एक और बात भी आपको समझाना चाहता हूं। पहले मुझे टाइम देखना पड़ेगा, नहीं तो अरे बाप रे, तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलो मैं अभी कंक्लूड कर देता हूं। साथियों, देश में हमारे बहुत सारे लोग केवल एमएलए और एमपी बनना चाहते हैं, यानी सत्ता की जो व्यवस्था है उसमें घुसना चाहते हैं। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि केवल घुसा जाए। हम लोगों को, कुछ लोग इससे संतुष्ट हो जाते हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी हासिल किया जाए। हमें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें सत्ता पर नियंत्रण चाहिए। एक सत्ता की व्यवस्था में घुसने का, दूसरा सत्ता की व्यवस्था में हिस्सेदारी हासिल करने का सिद्धांत, दो सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत सत्ता पर नियंत्रण करने का सिद्धांत। तीन सिद्धांत है राजनीति में, रिप्रेजेंटेशन के। तीनों सिद्धांत समझने की कोशिश करो। हम तीसरे सिद्धांत के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? व्यवस्था परिवर्तन वही लोग कर सकते हैं जिनका सत्ता पर नियंत्रण होगा। जिनका सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा वो व्यवस्था परिवर्तन का काम नहीं कर सकते, और जो व्यवस्था परिवर्तन का काम नहीं कर सकते वो उनके नेताओं की व्यवस्था कर सकते हैं, समाज की व्यवस्था नहीं कर सकते। लोगों की, आम लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकते। व्यवस्था परिवर्तन से ही हम अपने आम लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, उनको इसका फायदा पहुंचा सकते हैं। ये बात साथियों हमको समझना होगा। मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसलिए मैं इस बात को अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, और कुछ बातें और भी बताना चाहता था, मगर समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरी समस्या हमेशा यही होती है कि मुझे बहुत सारी क्रिटिकल बातों को समझाना होता है, तो समझाने के लिए ज़्यादा समय लगता है। जो क्रिटिकल बातें हैं, जो हमारे लोगों को स्टेटमेंट करने से समझ में नहीं आती, वो स्टेटमेंट को विस्तार से सबूतों के साथ, एग्जाम्पल के साथ, लॉजिक के साथ, तथ्य के साथ बताना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ी बात हमारे लोगों के समझ में आती है। इसलिए ये बात मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा समय लगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। धन्यवाद।